वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा किसी मुंडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई लाचारी, बेबसी, मिस्कीनी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपनी हौसले से ज़्यादा मशक्क़त करने का मादा रखता हो, तो यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम ज़रूर चूमेगी। जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर इंसान को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। तब जाकर ये कामयाबी कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक गर्मजोशी भरा बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और नए शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज बात, मुलाकात, एहसासात, जज्बात और गुफ्तगू का एक लंबा सिलसिला एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जिन्होंने शुरुआत हिंदुस्तान से की अपनी कलाकारी की, लेकिन मॉस्को, रूस के अंदर अपनी कला के विभिन्न आयामों को लेकर भारत का परचम लहरा रही हैं। और उनसे बात और उनकी ज़बानी, उनका सफ़र, उनकी ज़िंदगी बहुत अदब और एहतराम के साथ आइए इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं डॉक्टर श्वेता सिंह का। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में बहुत बहुत आपका खैर मकदम है और इस्तकबाल है डॉक्टर श्वेता सिंह। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आयाम बहुत सारे हैं श्वेता जी आपकी कलाकारी के। जब आपके विषय में मैंने पढ़ा तो देखा कि हिंदुस्तान से आपकी शुरुआत हुई, लेकिन मॉस्को वो सरजमी रही, रूस वो सरजमी रही जहां आपने अपने नाम के भी परचम फहराए और हिंदुस्तान का भी नाम बुलंद किया, रोशन किया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। शुरुआत मेरी हिंदुस्तान से हुई, भारत की सरजमी से निकलकर मैं 28 साल पहले रूस की राजधानी मॉस्को गई थी और वहाँ से फिर मेरे जो सफ़र शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है। जी। आज भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानती हूँ, हर दिन कुछ नया सीखती हूँ, ख़ुद को तराशने की कोशिश करती हूँ और अपना बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करती हूँ। तो सिर्फ अपना बेहतर वर्जन बनने की कोशिश है या फिर जो कलाकारी के बहुत सारे आपके आयाम हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र भी किया। सबसे पहले अगर नज़र डालें तो आप एक बेहतरीन राइटर हैं, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि किस विषय पर आप लिखती हैं और उस विषय को हिंदुस्तान और रशिया के दरमियान हम किस तरह से देख सकते हैं। जहाँ तक बात हुई राइटिंग की, लिखने की, ये मेरी रूह की तर्जुमानी है। मतलब मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी मेरे जहन में ख़यालात आते हैं, उनको मैं शब्दों में बांधती हूँ, हरफों में समेटने की कोशिश करती हूँ। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे सच्चे दोस्त हैं, जो मेरे जज्बातों पे, जो भी मैं सोचती हूँ उस पर सवाल नहीं करते हैं। तो ये तो सिलसिला मुझे लगता है मैं स्कूल से चल रहा है। जी। जब मैं हिंदुस्तान में थी तब भी मैं लिखती थी और तब तक वो मेरी डायरी में होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को सुनाने लगी, लोगों तक बात पहुंचने लगी, तो फिर उनको अच्छा लगा और फिर वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ और ये गज़ल की शक्ल में बाहर आती हैं जो भी जज्बात हैं मेरे। तो मैं बस दिल से लिखती हूँ और दिल तक बात पहुँच जाती है तो बहुत खुशी होती है। दिल से दिल तक का रिश्ता कह सकते हैं कि शायरी जी के ज़रिए बयां होता है। जी और हमने बहुत सारे शायरों को बड़े करीब से देखा है, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि अगर शायरी या कोई और कलाकारी वो आपका पेशा भी अगर बन जाए तो आप खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं, बहुत भाग्यशाली मानते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका पैशन, आपका वर्क है तो फिर आपको काम काम नहीं लगता है, वो इबादत लगती है और हर दिन एक नए जुनून के साथ आप अपने काम पे लगते हैं, क्योंकि आपको ख़ुद को तराशना, जैसा मैंने पहले भी बोला, क्योंकि आप अपना बेटर वर्ज़न बनने की कोशिश करते हैं। तो अगर काम आपका पैशन है तो फिर इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो तो सकती आपको है। ये मौका मिला है कि बहुत सारी जैसे कलाकारी के आपके आयाम हैं। मैं जिक्र भी कर दूं कि आप मूर्ति कला भी करती हैं, उसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग भी आपके ज़रिए देखने को मिलती है और शायद फैशन डिज़ाइनिंग तो आपका मूल पेशा ही बन गया है इस दरमियान। तो जी। शुरुआत राइटिंग से होती है, फैशन डिज़ाइनिंग आपका पेशा बन जाता है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। नहीं, मैं जब वहाँ गई थी आज से 28 साल पहले, तब मैं डिज़ाइनिंग कर रही थी इंडिया में। तो वहाँ जाके मैंने आगे की इंटरनेशनल डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया रशिया में और फिर वहाँ पे अपना काम शुरू किया। तो श्वेता स्टाइल के नाम से मेरी एक कंपनी है जो डिज़ाइनिंग का काम करती है, स्टाइलिंग का काम करती है
और रूस में भारत के आर्ट को, कल्चर को, इनके ड्रेसेस को, ज्वेलरीज को बहुत पसंद किया जाता है। तो मैं वहाँ की सेलिब्रिटी अलग अलग प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ और उनको अपने कल्चर से जोड़ती हूँ, कपड़ों के माध्यम से हो, ज्वेलरी के माध्यम से हो, या फिर फूड के माध्यम से हो, संस्कृति के माध्यम से हो। तो ये मेरा पहले तो पैशन था जी। और ऐसे शौक की तरह ही शुरू किया था। बाद में फिर जब श्वेता स्टाइल बनी तो फिर अब एक फर्म है जो कि ये काम करती है। यहाँ का जो आर्ट, यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का जो फैशन है वो रशियन ऑडियंस तक जाता है। तो हिंदुस्तान और रशिया के बीच जो एक कल्चरल ट्रांसफ़र की बात है वो शायद आप बता रही हैं। कितना आपने इस पर वर्क किया है? और एक बात और मैं और कह दूँ गुफ्तगू में आगे बढ़ने से पहले, वो ये कि पोस्ट इंडिपेंडेंट हम ये देखते आए हैं कि एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था राज कपूर साहब का कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे टोपी रूसी लाल, यही है शायद। सर पे फिर लाल भी दिल, टोपी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी तो किस तरह से आपने एक छोटा हिंदुस्तान रशिया में मॉस्को के अंदर बनाया है, उस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालें। जी ज़रूर। मुझे लगता है जो अपने वतन से दूर जाते हैं वो वतन के और भी करीब हो जाते हैं। तो जब मैं वहाँ गई थी तो जब वहाँ पे रशियंस मुझसे पूछते थे आप मेरे कल्चर के बारे में, मेरे संस्कृति के बारे में, फूड के बारे हम्म, में, क्योंकि मैं डिज़ाइनर थी तो मेरे कपड़ों के बारे में, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि मैं वहाँ पे लोगों तक अपने कल्चर को पहुँचाऊँ। तो एक सिलसिला ऐसे शुरू हुआ था और मेरा ये जो काम है, ये काम एक ब्रिज का काम करता है और मैं वहाँ के रशियन ऑडियंस तक अपना कल्चर पहुँचाती हूँ डिज़ाइनिंग के थ्रू और जी साहित्य के थ्रू भी। साहित्य से मैं वहाँ के 3-4 यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई जी हूँ जहाँ पे जो बच्चे हिंदी सीखना चाहते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, उन तक यहाँ का साहित्य पहुँचाती हूँ, यहाँ के आर्टिस्ट को वहाँ तक जोड़ने का काम करती हूँ। तो ये मैं वही बता रही हूँ, मैंने कभी कुछ सोच के कोई काम शुरू नहीं किया, ये मेरा पैशन था और पैशन कब मेरा प्रोफेशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला। बस मैं चलती चली गई दरिया की तरह, मुझे रास्ता मिलता चला गया और जो भी मिला मुझे लगता है अच्छा ही मिला। ईश्वर ईश्वर ने मुझे इस मामले में जी। बहुत साथ दिया कि वो मुझे रास्ता दिखाता चला गया और मैं अपने रास्ते बनाते चली। लगातार चर्चा यहाँ पर जारी है डॉक्टर श्वेता सिंह के साथ। जिस तरीके से माइक आपके सामने रखा हुआ है ये भी कोई नई बात है नहीं। रेडियो के क्षेत्र में भी आप लगातार काम करती रही हैं, रेडियो भी आपसे कोई नई नई बात नहीं है। मॉस्को में एक रेडियो चलाती हैं, जी। क्या है उस रेडियो का क्या कार्यक्रम है, क्या इम्पैक्ट है उस रेडियो का मॉस्को के अंदर? ये भी सिलसिला कुछ ऐसे शुरू हुआ कि वहाँ पे एक छोटी सी हमारी इंडियन कम्युनिटी है, तो उस इंडियन कम्युनिटी के लिए मैं फरमाइशी गानों का प्रोग्राम करती थी। हम्म, तो लोगों, क्योंकि अब तो ख़त का और ये ज़माना चला गया, जी बट वो एक प्रोग्राम ऐसा था जहाँ दिल की बात लोग मुझ तक पहुँचाते थे किसी गाने के माध्यम से और हम्म, मैं उसको थोड़ा शायराना अंदाज में अच्छे से पेश करके वो रेडियो के थ्रू पूरे कम्युनिटी के सामने पेश करती थी। तो वो जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो कम्युनिटी एक फैमिली बन गई, लोगों का बर्थडे मना रहे हैं हम, कोई जी शादी का इवेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन वो प्रोग्राम रशिया की सरहद से निकलकर पूरी दुनिया में चारों तरफ फैल गया। वो अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, हम्म, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, हर जगह से फरमाइश आने लगी। बाद में हिंदुस्तान से भी फरमाइश आने अच्छा लगी और वहाँ फरमाइशें आती थी, मैं उनको थोड़ा शायराना अंदाज में लोगों के साथ गाने के साथ पेश करती थी। तो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ और ये कार्यक्रम वहाँ इतना हिट हुआ कि बाद में फिर एक और प्रोग्राम दिल से रे शुरू हुआ जहाँ पे एक बायोग्राफी बेस्ड प्रोग्राम होता था। तो बस मेरी कोशिश ये होती थी कि कुछ 1 घंटे के लिए लोगों के बिजी शेड्यूल से 1 घंटा निकाल करके मैं उनको किसी रूहानी सफ़र में ले चलूँ जी जहाँ वो सब कुछ भूल जाएं, म्यूज़िक हो, कुछ रूहानी बातें हो, शेर व शायरी हो। तो ये सफ़र ऐसा रहा कि जिसमें मुझे इतना प्यार मिला हम्म। और आई एम ब्लेस्ड कि आज तक लोग उस प्रोग्राम को याद करते हैं। अभी तो वो ब्रेक पे है, लेकिन ये फिर सिलसिला बहुत जल्द शुरू मुझे होने लगता वाला है ये जो सिलसिला है ना, जो आपने कहा कि रूहानी सिलसिला है, ये सिर्फ 1 घंटे का नहीं है, आपके कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। अगर हिस्ट्री को पढ़ें, तारीख को पढ़ें, और अभी भी बहुत जगह लेख मिलते हैं, सुनने को मिलता है। मैं ट्रैवल कर रहा था यूएसएसआर में, अज़रबैजान में, तो वहाँ मुझे कुछ अनुभव हुए। लोग आज भी बात करते हैं राज कपूर की, जी लोग आज भी बात करते हैं फिरोज़ खान की, लोग आज भी बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती जी की। जी जी। तो ऐसे कुछ अनुभव आपको भी हुए वहाँ पर? बिल्कुल, मुझे तो लगता है सबको पता होगा कि रशिया में राज कपूर को कितना पसंद किया जाता था। वहाँ के लोग बिल्कुल दीवाने थे उनके लिए। तो मेरा जूता है जापानी आज भी किसी हिंदुस्तानी को देख लेते हैं तो जी एक बार ज़रूर गुनगुनाते हैं। उनके बाद फिर एक दौर आया मिथुन चक्रवर्ती का। मिथुन चक्रवर्ती भी वहाँ इतने फेमस है आज भी, किसी भी इंडियन को देख के वो जिमी जिमी गाना शुरू कर देते हैं। तो जी और अब धीरे धीरे
टीवी के माध्यम से जो हमारे सीरियल्स हैं वो वहाँ जा रही हैं, डब हो रही हैं। अब तो हिंदी मूवी भी वहाँ लगने लगी है, रशियन में डब होके लगती है। तो हमारा जो बॉलीवुड है इसने बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट वहाँ पे जी जी। स्थापित कर दिया है। तो ये जो दो कल्चर साथ में आए हैं, पहले भी हम दोनों देशों के बीच में तो दोस्ती बहुत ही पुरानी रही है, लेकिन बॉलीवुड ने इसमें वो बोलते हैं ना तड़के का काम किया है। सिलसिला बहुत पुराना है, बात बिल्कुल। बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत। रह रह कर जब जब जैसे जैसे नए नए कलाकार आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो वहाँ पर भी उनकी बहुत पहुँच होती है, बहुत प्रसिद्धि उनको मिलती है, शोहरत मिलती है। मैं सवाल ये कर रहा था कि अगर मिथुन चक्रवर्ती के समकक्ष देखें आसपास, तो बहुत सारे सितारे थे हिंदुस्तान के अंदर। अमिताभ बच्चन का भी बहुत बड़ा बोलबाला था। हम्म। मिथुन चक्रवर्ती को ही क्यों इतना शोहरत और नाम मिला रशिया में? इसका रीज़न ये है कि उस वक्त रशियन टीवी पे या तो हिंदी फिल्में दिखाई जाती थी, या फिर शायद अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो शायद फ्रेंच फिल्में दिखाई जाती थी। हम्म। तो हिंदी फिल्मों में ये जो डिस्को डांसर है ये रिपीट होके दिखाई जाती थी, बहुत बार आती थी जी। पिक्चर। और उनका गाना उन लोगों तक, पता नहीं क्यों उन लोगों को वो गाना जिमी जिमी इतना कैची लगा कि वो हम्म। हर रशियन उनके डिस्कोथेक में किसी भी पार्टी में वो गाना बजना शुरू हो गया। और उसके बाद से मिथुन चक्रवर्ती का उस एक गाने ने उन्हें वहाँ पे जो शोहरत दी, मुझे लगता है वही जो राज कपूर को मेरा जूता है जापानी ने दी थी, वही जी। मिथुन को वहाँ पे मिला। तो न सिर्फ राज कपूर, बल्कि उसके बाद बहुत सारे ऐसे कलाकार आए जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी भारतीय सिनेमा के ऊपर, और भारतीय सिनेमा सिर्फ भारत तक ही महदूद नहीं रहा। उसके बाद रशिया भी पहुंचा, रशिया में बड़ा प्यार मिला, बड़ा सम्मान मिला भारतीय सिनेमा को। और जो सितारे हैं भारतीय सिनेमा जगत के, उनको भी बहुत सम्मान लगातार मिलता रहा। आज के दौर के अंदर ये बात शाहरुख खान के ऊपर लागू होती है, उनको बड़ा सम्मान इज्जत मिलती है मिथुन चक्रवर्ती के बाद मॉस्को के अंदर। हम वापस आते हैं, और श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। कुछ और आपके सफ़र पर बात, शुरुआत आपकी हिंदुस्तान से हुई, पहले पॉलिटिकल साइंस, फिर इतिहास, के बाद दर्शन शास्त्र में आपको पीएचडी की उपाधि मिली। तो ये जैसे सिलसिले हैं आपके कि अलग अलग कलाओं के क्षेत्र, तो एजुकेशन में भी आपके बड़ी कहते हैं ना कि मुख्तलिफ अंदाज देखने को मिलते हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था शुरू से। और जब जब मैं स्टूडेंट थी तब शायद इतना इंटरेस्ट से ले नहीं पढ़ती थी, हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ। मेरी मम्मी भी हिस्ट्री में एमए कर चुकी हम्म। हैं, तो एक घर में माहौल था। तो उस वक्त हिस्ट्री बस पढ़ना था मुझे, इसलिए पढ़ती थी। लेकिन जब हिस्ट्री से प्यार हुआ तो फिर तो मैं दीवानी हो गई। सेम चीज़ है, ऐसे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे फ़िलासफ़ी, आध्यात्म एक ऐसी चीज़ है वो फ़िलासफ़ी से ही जुड़ी हुई है। तो आप जितना जिस चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं, डेप्थ में जाते हो, आपको उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। तो मुझे पढ़ने का शुरू से शौक था, तो बस वही पॉलिटिकल साइंस किया, हिस्ट्री की, फिर फ़िलासफ़ी में मुझे ऑनरेड। अध्यात्म और कलाकार। बहुत जुड़े हुए हैं दोनों, बिल्कुल। इन दोनों को तो आप अलग कर ही नहीं सकते। कोई हम्म। भी कलाकार, उसको आप, वो स्पिरिचुअल होगा, वो अपने काम से इश्क करता है, वो उसमें डूब जाता है, रम जाता है। यही तो हम्म। आध्यात्म है, यही तो स्पिरिचुअलिटी है कि आप जो काम कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में हो आप। और क्या सिखाता है अध्यात्म? कि आप जहाँ हो 100% हो। ये नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है। अगर आप अपने काम से, अपने कला से प्यार करते हैं तो आप 100% होंगे। जिस काम में आप डूब के करेंगे वो काम निखर के आता है। बेशक। तो वो शब्दों के साथ खेलना हो, गीली मिट्टी के साथ खेलना हो, हम्म। कैनवस के साथ खेलना हो, या फिर गुनगुनाना हो, तो हर जगह अगर आप 100% हैं तो आपका काम ऑब्वियसली निखर के आएगा। तो मेरे लिए काम मेरी इबादत है, मेरी स्पिरिचुअलिटी है। मुझे जब भी सुकून चाहिए होता है, हम्म। बस कान में कोई म्यूज़िक लगा लिया और अपने काम में लग जाती हूँ। तो चाहे फिर गुनगुनाना हो, जी गीली मिट्टी से मूर्तियां जी बनाना जी हो, जी बिल्कुल। जो अपने जज्बात हैं उनको कागज़ के ऊपर उतारना हो, इन जी, सारी कलाओं के अंदर सबसे आपके दिल के करीब कौन सी कला है? अगर ऐसे देखा जाए तो आर्ट से जुड़ा हुआ हर फॉर्म कनेक्टेड है। आप किसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते हैं। आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो क्या आकार लेगी ये बताना, मेरे लिए, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, हम्म। मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई मुझे बोले कि अभी आपको मैं ये थॉट दे रही हूँ, आप इस पर कुछ लिख के दिखाओ। तो हो हम्म। सकता है मैं नहीं लिख पाऊँ। उस वक्त मेरे दिमाग में वो आकार आ रहा है तो मैं उसको मूर्ति में ढालने की कोशिश करूँगी। कभी वो उस पर गुनगुनाने का होता है तो उसको तरन्नुम में ढालने की कोशिश करूँगी। कभी उस पर कुछ क्रिएट करने का मन हुआ तो किसी कपड़े में मैं उसको हम्म। दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये डिपेंड करता है कि उस वक्त आप पे क्या आयत हो रही है। तो ये सब कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप पूछे कि इन सब में सबसे ज़्यादा क्या आपके दिल के करीब है, तो मुझे लगता है लिखना मेरे दिल के सबसे करीब है। शेर और शायरी और वो चीज़ जो है ना, वो बिल्कुल जैसे मैंने कोई पहले भी एक ऐसा बताया। शेर, ऐसी कोई गज़ल जिसकी दो लाइन जो बहुत लोगों ने फरमाइश की हो बार बार आपसे सुनने के बाद? एक रुबाई मेरी बड़ी पसंद की जाती हम्म। है कि ख़ुद को मेरी नज़र से मत देख, तो ज़रा मगरूर हो जाएगा।
खुद को मेरी नज़र से मत देख, तू ज़रा मगरूर हो जाएगा, इन साहिर आँखों का नशा भी तुझ पर ज़रूर हो जाएगा। वाह। दिल में पनपते इन एहसासों को भले अंजाम न मिले, दिल में पनपते इन एहसासों को भले अंजाम न मिले, इतना तो तय है कि तेरे इश्क में मेरा नाम भी मशहूर हो जाएगा। क्या बात है। तो बस ऐसी कुछ कुछ बहुत लिखते खूब, रहती बहुत हूँ। खूब, बहुत खूब। मैं तो यही कह सकता हूँ। और अब जब मुशायरे होते हैं तो वहाँ पर ताली बजाने का कोई सिलसिला होता नहीं है, लेकिन आज के दौर में तालियां बजाई जाने लगी हैं, जी। क्लैपिंग्स भी मिलती हैं। लेकिन आपकी दो लाइनें सुनकर बड़ा दिल को सुकून भी मिला और एक रोमांच भी पैदा हुआ। तो जब ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, बेशक पिक्चर जो होगी तो बहुत ही शानदार होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा कुछ मैं ऐसा आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मॉस्को में आप 28 साल से काम कर रही हैं, तो बहुत भली भांति वहाँ के कल्चर को भी आप जान गई होंगी। और हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो दोनों कंट्रीज़ के बीच कल्चर का, सांस्कृतिक आदान प्रदान का कोई सिलसिला आप देखते हैं? कितना मजबूत सिलसिला है और क्या उसके अंदर और रिकमेंडेशंस हो सकते हैं कि और चीज़ें बेहतर हों? बिल्कुल, बहुत पॉसिबिलिटी है दोनों कंट्री के बीच में, मैं तो यही काम कर रही हूँ। और जहाँ तक मैंने आपको पहले भी बताया कि दे आर वेरी क्यूरियस, वो जानना चाहते हैं हमारे कल्चर के बारे में। वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप इतने लकी हो, आप इस हम्म। कंट्री से आ रहे हो जहाँ 5,000 साल की एक लिविंग सोसाइटी है, दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। तो वो हमारे कल्चर को समझना चाहते हैं, हमारे अध्यात्म को समझना चाहते हैं, हमारे आयुर्वेद को समझना चाहते हैं। मैं वहाँ पे एक आयुर्वेद कंपनी है जी, आयुर्वेदा, जी, जी। उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हम्म। हूँ। तो इंडियन फूड के थ्रू जो हमारे स्पाइसेस हैं वो कैसे हील करते हैं हम्म। उसकी बात हो गई, योगा की बात हो गई, या फिर ज्वेलरी, हमारे यहाँ आर्ट के जो हम्म। ज्वेलरी, मतलब वो मतलब गोल्ड ही नहीं, गोल्ड सिल्वर या अलग अलग फॉर्म में जो योगा पे ज्वेलरी। थोड़ा सा आप रोशनी डालें, क्योंकि भारत बहुत मजबूती के साथ योग के प्रचार प्रसार को कर रहा है। जी और जब से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने तब से लेकर अब तक इसमें बड़ी उछाल देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो पूरी दुनिया में 21 वहाँ जून पर को किस तरह की चीज़ें हैं योगा को बहुत लेकर? बहुत, वो लोग तो योगा को लेके इतने क्रेजी हैं। और यहाँ रशियन आते हैं इंडिया, खासकर वो सीधा जाते हैं बनारस, या तो बनारस जाते हैं या फिर हरिद्वार जाते जी, हैं। जी, जी। और वहाँ जा कर के वो योगा सीखते हैं, और वहाँ जा कर के मॉस्को में अलग अलग संस्थाएं खुली हैं। अयंगर योगा वहाँ बहुत फेमस है, फिर शिवानंदा योगा बहुत फेमस है। तो और वहाँ बहुत सारे रशियन जाते हैं योगा सीखने के हम्म। लिए। और उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये ब्रीदिंग टेक्निक है। तो हम्म। ये चीज़ वहाँ इतनी पॉपुलर हो रही है, आज के दिन में हर स्ट्रीट में, हर चौथे चौथे शॉप में आपको एक योगा सेंटर मिल जाएगा। तो हर ब्यूटीफुल। कोई योगा से जुड़ रहे हैं, और मोदी जी के प्रयास के कारण तो योगा वहाँ पे एक, मतलब वो जो इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं वहाँ भी बहुत ग्रैंड वे में मनाया जाता है। और आयुर्वेदा कंपनी जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो हम स्पाइसेस के थ्रू योगा तो बताते ही हैं, साथ में स्पाइसेस में क्या बेनिफिट है, जैसे हल्दी हो गया या फिर ज़ीरा हो गया, या फिर जो भी हमारे घर की चीज़ें हैं। वहाँ पे अदरक नहीं जानते थे लोग, अच्छा। तो का अदरक की क्या वैल्यू है, उसको क्यों कंज्यूम करना चाहिए। तो इसके भी क्लासेस मैं लेती हूँ। तो हम इंडियन फूड से कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, कैसे आप वेजिटेरियन खाना खा करके अपने अंदर कैसे वो तासीर ला सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप वहाँ की ठंड से लड़ हाँ। सकें। तो ये भी हम सिखाते हैं, और ये भी हमारी कंपनी का काम है। तो हम हर तरीके से, मैं वही बता रही हूँ कि हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ जो भी हम्म। चीज़ जो दुनिया को जानना चाहिए, जो चीज़ छुपा हुआ है, ये बाहर के लोग आके हमारी चीज़ों को पेटेंट करा के लेके हम्म। जा रहे हैं। एज ए इंडियन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम्म। आपको वो प्लेटफॉर्म मिला है, लोग मिले हैं, ऑडियंस मिले हैं, जानना चाहते हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जहाँ तक हो सके हम्म। उन तक ये चीज़ पहुँचाऊँ कि हमारे पास क्या क्या ऑफ़र करने के लिए, और मैं वही काम करती हूँ। किसी भी एसोसिएशन के अंदर किसी भी कहते हैं ना कि जब आदान प्रदान होता है तो लोग एक इधर हैं और एक इधर हैं, चाहे दो मुल्क हों, चाहे दो एसोसिएशंस हों, दो संस्थाएं हों, उसमें कहा जाता है कि इट इज़ ऑलवेज बोथ वे ट्रैफिक, यानी कि दोनों ही तरफ से आदान प्रदान होगा। जी। और कहते हैं कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या क्या हम हम हैं। हैं। तो इसी तर्ज पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये बात तो रही कि भारत के बहुत सारे आयामों की, बातों की, और जिससे कि लाभ उठा सकते हैं अन्य मुल्क के लोग भी, लेकिन रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर आपने ऐसा क्या कुछ देखा जो कि भारत की तरफ आना चाहिए? बहुत कुछ आना चाहिए। वहाँ के लोगों का जो काम के लिए डेडिकेशन है, वहाँ के लोगों में जो कमिटमेंट है, वहाँ की सोसाइटी में जो अपने मुल्क के लिए प्यार है, हम्म। रिस्पेक्ट है, अपने लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट है, वो चीज़ बहुत कमेंडेबल है, वो सीखना चाहिए। और आप तो जानते हैं डिफेंस के मामले में हमारे कितने अच्छे पार्टनर जी। रह चुके हैं वो।
वो तो डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट तो अलग है, मैं कल्चर से जुड़ी हुई इंसान हूँ, तो मैं वहाँ के कल्चर की अगर बात करूँ तो वहाँ भी फैमिली वैल्यू को बहुत मायने दिया जाता है, तो वो भी देखने लायक चीज़ है। और वहाँ पे ये जेंडर का फ़र्क बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ बहुत कमेंडेबल है। मुझे तो लगता है कि एक उस कंट्री को चलाने वाली 80% लेडीज़ ही है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पे मेंस का और वुमेन का जो पॉपुलेशन था उसके बीच का गैप इतना ज़्यादा बढ़ गया था। 80% लेडीज़ थी और 20% बच गए, क्योंकि आधे से ज़्यादा मुल्क तो करेक्ट, सब करेक्ट। वो वॉर में चले गए थे, मर गए थे। तो उन लोगों ने जिस तरीके से कंट्री को संभाला हुआ है, वो बस से लेके ट्रक से लेके फ्लाइंग जेट तक सब कुछ बनाती हैं, चलाती हैं, तो वहाँ पे लेडीज़ का जो सम्मान है ये चीज़ बहुत ही कमेंडेबल है। और अपने ऊपर विश्वास, वो ना नहीं कहना जानते हैं। आप अभी देख ही रहे हैं जिस जी, जी, तरीके जी, का जी। वॉर का सिचुएशन, लेकिन वो गिव अप नहीं करते हैं। उनमें जो एक जुनून है ना किसी चीज़ को पाने की, उसको हासिल करने के लिए एक रास्ता बंद होता है, वो तुरंत दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। ये सब चीज़ जो होता है, मुझे लगता है इंडिया में सब कुछ है, टैलेंट है, लेकिन ये चीज़ बहुत मिसिंग है कि आपको गोल गोल घुमाने वाली जो आदत होती है, कमिटमेंट की यहाँ कमी है। टैलेंट है लेकिन आप में वो चीज़ नहीं, ये फॉर्मनेस नहीं कि आपने कोई कमिटमेंट दे दी हो तो आपको उस पर अपना अडिग रहना है। 100% देना जी, है। जी। तो ये सब चीज़ हमें सीखना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ से बहुत ही इनक्रेडिबल है, जो मैं अपने काम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। मेरी कंपनी में रशियन स्टाफ भी हैं और इंडियन स्टाफ भी हैं, तो मैं दोनों को साथ में ला करके इनको अपने कल्चर से तो जोड़ती हूँ, लेकिन जो हमारे इंडियन स्टाफ है उनको बोलती हूँ आप उनसे काम करने का तरीका सीखें। जी। उनको अगर कोई डेडलाइन दिया जाता है तो वो छुट्टी है चाहे कुछ है ये नहीं देखते, उनको अपना काम कंप्लीट करके देना है। और जितना मैंने मांगा है उससे हमेशा मुझे 20% एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये चीज़ जो उनका पैशन है ना काम को लेकर जी। के, ये चीज़ सीखना चाहिए। तो ये चीज़ भी सीखनी चाहिए। और बहुत ख़ास बात आपने शुरुआत में भी कही थी कि कलाकारों को सम्मान देना, यानी बहुत कि बहुत। कोई भी कलाकारी है, कुछ स्पेशल है आपके अंदर, तो वहाँ का माशरा भी आपको सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अभी इसी दरमियान आपने लैंग्वेज की बात की, रशियन लैंग्वेज की। आपने भी रशियन लैंग्वेज सीखी है बाकायदा, जी और हिंदी तो आपकी मातृभाषा है ही। जी। इन दोनों ही लैंग्वेज के बीच क्या आदान प्रदान है, और आप किस तरीके से प्रयास कर रही हैं मॉस्को के अंदर हिंदी के प्रोत्साहन को लेकर, और रशियन को लेकर हिंदुस्तान के अंदर? मेरा दायरा मॉस्को में हिंदी के प्रोत्साहन के, हिंदी उर्दू के प्रोत्साहन के लिए वहाँ के 6 यूनिवर्सिटी में हिंदी उर्दू पढ़ाई हम्म, जाती है। और वहाँ के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से जो जुड़े हुए हैं वो हमारे साहित्य को जानना चाहते हैं, हम्म, हमारे आर्टिस्ट से हम्म, मिलना चाहते हैं। तो हमारी जो क्रिएटिव पैराडाइज कंपनी है वो ये सांस्कृतिक एक प्लेटफॉर्म उनको देती है, जहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट आके अपना टैलेंट वहाँ शोकेस करते हैं ताकि रशियन ऑडियंस उनसे जुड़ सके। और अभी जो मैं इंडिया आई हूँ तो कोलैबोरेशन हुआ है हमारा, तो हम्म। रशियन आर्टिस्ट अब इंडिया आएंगे, वो अपना कल्चर यहाँ दिखाएंगे ताकि यहाँ के अलग अलग संस्थाओं से उनको पता चले कि वहाँ के आर्टिस्ट क्या काम कर रहे हैं। तो मैं एक ब्रिज का काम करने की जी, कोशिश जी, कर जी, जी, रही जी। हूँ। तो बस यही छोटा सा प्रयास है मेरा। प्रयास छोटा नहीं है, प्रयास तो बहुत बड़ा है। उमा जी, मुझे लगता है प्रयास तो बहुत बड़ा है। और जिस तरह से शुरुआत हुई इस कार्यक्रम की भी, और आपके विषय में जो बातें हुई कि मुख्तलिफ अंदाज अपनी कलाओं के, और इतना सब कुछ आप किए जा रही हैं। वर्ष में कितना अमूमन ट्रैवल होता है हिंदुस्तान और रूस के बीच आपका? कितनी दफ़ा आती हैं आप हिंदुस्तान? मैं कम से कम 4 बार तो आ ही जाती हूँ, हर हाँ। 3 महीने में एक चक्कर तो मेरा इंडिया का लग ही जाता है। जी, 3 महीने बाद मुझे चाहिए होता है मैं अपने मुल्क आऊँ और थोड़ी एनर्जी लेके यहाँ से जाऊँ। जी, तो और काम के सिलसिले में भी आना होता है, साथ में कुछ मुशायरे हो गए, कुछ प्रोग्राम हो गए, जी। कुछ अवार्ड्स हो गए, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, तो 4 सम्मान प्रोग्राम। आपको बहुत सारे मिले हैं फॉर्मली भी, और एक आपके बहुत दिल के करीब है, जो कि रिसेंटली ही आपको किसी मीडिया संस्थान ने दिया था, जो जी कि जी आपके दिल जी के बहुत करीब है। जी जी जी। अभी मुझे इस ट्रिप में ही मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, ये एक्सीलेंस इन द इकोज ऑफ हेरिटेज का मिला है, अवार्ड मिला है। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और मतलब ये रिकॉग्निशन जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपके काम को सराहा जाता है तो ऑब्वियसली आपको एक अलग से जुनून मिलता है कि नहीं आप सही रास्ते पे। तो और 50 एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला है मुझे। तो ये 2-3, एक अनाख नाते नेवना अवार्ड मिला था मुझे केरल के गवर्नर साहब के हाथों से। तो ये सब कुछ है कि जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये सब आपके दिल के करीब है। बहुत कुछ आपने किया, एक लंबा सफ़र चला आ रहा है। 28 साल का तो है ही, बेशक उससे पहले का भी होगा। सफ़र तो देख लिया हमने, मंजिल क्या है? उमा जी कहाँ पाती हैं अपने आप को? कोई लालसा उनकी बचती है अभी भी? और मंजिल कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं?
मैं अपने आप को एक मुसाफिर मानती हूँ। मेरी कोई मंजिल, मुझसे कोई पूछता है आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, तो हुँ, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कहाँ पहुँचना चाहती हूँ। मैं दरिया हूँ, जैसे मैंने बताया ना, बस तकदीर या फिर जो भी मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी जिधर ले जाएगी मैं चली जाऊँगी। लेकिन बस ये चीज़ है कि आर्ट से जुड़े हुए किसी भी काम हुँ। को मैं करने में बहुत खुश नसीब अपने आप को महसूस करती हूँ। वो मुझे दिल के बहुत करीब है। तो मैं अपने आप को आज से 10 साल बाद अपना बेहतर वर्ज़न देखना चाहती हूँ जी, और जी। सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, एक ब्रिज बनना चाहती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि आप बाहर के मुल्कों में अगर आप रह रहे हैं, तो आप जिस कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, हिंदुस्तान को, हुँ, इसके इसकी हेरिटेज को प्राउडली बताएँ। आप जो हैं उस पे प्राउड फ़ील करें। बिल्कुल। पहले तो आप अपने ऊपर प्राउड फ़ील हुँ, करें, प्राउडली अपने आप को प्रेज़ेंट करें दुनिया के सामने, तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। और आज तो हमें वो जो इज़्ज़त मिल रही है जी। उसमें एक और हौसला मिलता है। तो बस मैं यही एक जो बोलते हैं ना, कल्चरल एम्बेसडर का काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वहाँ पे वो ऑडियंस मिली, वहाँ का सोसाइटी मिला जहाँ मैं अपने काम को दिखा सकूँ। तो मैं अपने आप को बस आज आज जो कर रही हूँ उससे बेहतर एक करना चाहती मुसाफ़िर हूँ। मानती हैं आप अपने आप एकदम को एकदम मैं किसी और मंजिल की जी, तलाश में नहीं हूँ। किसी मंज़िल की तलाश में नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि मुसाफ़िर हो तुम भी, मुसाफ़िर हैं हम भी। मुसाफ़िर हो तुम भी, मुसाफ़िर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो आज के लिए हौसलों की उड़ान में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले उमा जी, डॉक्टर श्वेता सिंह का आखिरी मैं पैगाम देना चाहूँगा कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? और कोई ऐसी बात, संदेश हौसलों की उड़ान के ज़रिए आप कहना चाहती हों अपने ऑडियंस को, अपने प्रशंसकों को, अपने मुल्क को और अपने दूसरे मुल्क रशिया और मॉस्को को भी। जी, बिल्कुल। पहले तो जो जैसा मैंने बताया, बस मैं जो कर रही हूँ इसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और आने वाली पीढ़ी को या फिर जो भी देख रहे हैं उनके लिए बस एक संदेश देना चाहती हूँ कि ड्रीम बिग। आप पहले सपने देखना शुरू करें, और सपने तो साकार होते ही हैं। अगर आपके सपनों में जान होगी, अगर आपका जो आप अगर ऑनेस्टली अपने काम को करेंगे, तो ऊपर वाला आपको नवाजेगा ही। वो आपका जो आपके हिस्से का जो आसमान है आपको ज़रूर मिलेगा। पहले तो आप पहला स्टेप होता है सपने देखना। हुँ, और उन सपनों में ऐसे सपने नहीं कि सिर्फ सपने देख रहे हैं, उन सपनों को रियलिटी कैसे बदलना है, इसके लिए आप एक स्टेप उठाएं। फिर तो वो बादल खुद ब खुद छटता चला जाता है और जी, रास्ते दिखते चले जाते हैं। तो पहले अपने आप पे विश्वास करें। अपने अपनी जो पर्सनालिटी है, जो आप एक एज ए इंडियन इस चीज़ में बहुत प्राउड फील करें। मुझे तो लगता है बहुत लोग अपने आप को, मैंने देखा है बाहर के मुल्कों में, हुँ, हुँ, लोग अपने आप बारे में बुरी बातें करते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम। कहाँ नहीं है, प्रॉब्लम हर एग्ज़ैक्टली, जगह है। एग्ज़ैक्टली, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट लोगों के सामने नहीं दिखाएंगे, गलतियों को सुधारना भी है, जी। लेकिन जो अच्छा है उसको लोगों के सामने दिखाना भी है। तो प्राउडली अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने सपनों में पंख भरें, और फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। और हम भी ऐसा मानते हैं जो भी शख्सियतें हौसलों की उड़ान में आती हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बयां करती हैं, अपनी अचीवमेंट्स बताती हैं, तो ये भी एक तरीके का पुरस्कार हम मानते हैं कि हौसलों की उड़ान में बैठना, चाहे मेरा बैठना हो या आपका बैठना हो, ये भी बहुत फ़ख्र की बात है, जी इनाम की बात बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हौसलों की उड़ान में आने के लिए और इतनी शानदार गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर श्वेता सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। हौसलों की उड़ान के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और मारूफ शख्सियत के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन अगर आप डीडी उर्दू को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक अपना रखें खास ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब। तीनों कॉलेज में